हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। न्यू चैप्टर ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे सीबीएसई में आ रहा है इस बारी, और भी हमें सिलेबस मिल चुका है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। तो आज हम पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 3। करिए, टॉपिक लिखिए मेरे साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर मैं लिख दूं तो चार्ज एट रेस्ट पढ़ा था हमने। तो चार्ज एट रेस्ट क्या पढ़ा था, चार्ज एट रेस्ट। इज इट क्लियर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, वो सारा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, चार्ज इन अ मोशन। क्या करने वाले हैं, चार्ज इन मोशन। तो मोशन जो चार्ज होता है वो दो तरह से, मतलब वेलोसिटी है उसके पास, वो दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात कि जो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल ना हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो हम उसको किस ब्रांच में पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका करंट चैप्टर है। ठीक है, ये वाला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता, किससे करता है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, तो आप उसको न्यू ब्रांच में पढ़ेंगे जिसका नाम है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे जाके करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हुई बात। तो आज हमने चार्ज इन मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात आती है तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपने 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब बच्चों को पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इसकी पहले एक डेफिनेशन हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट इज दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां लिख देता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as what, the rate of flow of charge is known as electric current। कोई डाउट, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल let us assume this is a conductor। is it clear, this is a conductor, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ओके, अब क्या बात है, सबसे पहली बात, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, मतलब आई का जो फॉर्मूला है वो है Q अपॉन T, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। इज इट क्लियर। मान लो मेरे पास ये एक एरिया है, राइट, ये मैं एक एरिया लेट कर लेता हूँ, यहाँ से एक आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, आई लिख देता हूँ इसको, ये करंट आई यहाँ से फ्लो कर रहा है। ओके, अब सबसे पहली बात, आई इज टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, राइट, अपॉन टाइम इज इन सेकेंड्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कूलम सेकेंड इनवर्स, या फिर ऐसे यूनिट इसकी एक और है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और आपको पता है एम्पियर वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एम्पियर हम कह सकते हैं। तो इस एरिया से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है, अब मैं एक इंस्टेंटेनियस भी, एक अगर मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं एक इंस्टेंटेनियस, मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल पे देखना चाहूँ कि कितना करंट इस कंडक्टर में है, कोई छोटे से इंस्टेंट में, मैंने मान लिया ये dt पे कितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आई इंस्टेंटेनियस, तो आई इंस्टेंटेनियस फॉर द स्मॉल, तो आई इंस्टेंटेनियस का क्या आंसर आएगा, dq, छोटा सा चार्ज छोटे से टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको आई इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। मान लो 2 सेकंड्स में आप देखना चाह रहे हैं कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसका आई इंस्टेंटेनियस मतलब छोटे से इंटरवल के लिए हम लोग dq बाई dt यूज कर सकते हैं। एक और चीज, लेट अस से कि दिस इज नाउ द टाइम इज डेल्टा टी, राइट, मतलब इतने टाइम में हम देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी चेक करने वाला हूं, और यहां से डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, क्या किया, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू दिस एरिया एंड डेल्टा टी टाइम। ठीक है, अगर मैं यहां से एवरेज करंट निकालना चाहूं, आई एवरेज, तो क्या निकलेगा, आई एवरेज
दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बात समझे नहीं समझे? दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट। अगर देखो समझ लो दोबारा से, सिंपल डेफिनेशन है आई इज टू क्यू बाई टी, राइट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ करंट। सबसे पहली बात फॉर्मूला, क्यू है कूलम में, टी है सेकंड में, कूलम सेकंड इनवर्स इसका ऐसे यूनिट या फिर एम्पियर। ये कंडक्टर लिया, लेट आई करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या माना, इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे 2 सेकंड्स में चाहिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब ये एवरेज चाहिए मुझे उसके कि इस सरफेस एरिया से कितना एवरेज करंट फ्लो हुआ, तो उसके लिए जितना चार्ज फ्लो किया डेल्टा क्यू अपॉन क्या आएगा, डेल्टा टी, टोटल टाइम, राइट। तो ये जो चीज है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एंड दिस गिव्स अस एवरेज करंट। बात समझे? अब यहां से एक और चीज समझिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये आई है करंट, ठीक है। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए, आई जो है वो है करंट, आई के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। भाई आई हैज, इट हैज व्हाट, इट हैज डायरेक्शन, भाई इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। तो आपको लगता होगा जिसके पास डायरेक्शन और जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है उसको आप क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। समझ गए? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है बच्चों, स्केलर है। कैसे स्केलर है, देखो सबसे पहले कि इसके बाद डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। स्केलर इस तरह से, मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं कि मान लो यहां पर करंट आया 5 एम्पियर, यहां करंट आया 10 एम्पियर, राइट। और क्या हुआ, यहां मैं इसका रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, 10 प्लस 5 कितना होता है, 15 एम्पियर। अगर ये मान लो ये 60 डिग्री एंगल है, तो क्या इस एंगल का कोई फर्क पड़ेगा? आपने पहले ये पढ़ा था वेक्टर एडिशन क्या होता है। वेक्टर एडिशन में आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बट ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली सिंपल एड अप हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी है कौन, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के उसके बाद करंट निकालेंगे, नहीं, इट इज अ स्केलर, डायरेक्टली एड अप। फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लो ये है, ये 90 डिग्री है इसका एंगल, ठीक है। ये आ रहा है आपका 7 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर 9 एम्पियर करंट, 7 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, यहाँ पर कितना हो गया, 9 एम्पियर करंट आ रहा है। इसका मतलब जो करंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर। सो वेक्टर लॉ ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इट डज नॉट फॉलो, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो करंट या आई डज नॉट फॉलो व्हाट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट सिंपली एड्स लाइक अ scalar quantity. It simply adds like scalar quantity. What? Scalar. ये सीधा ऐड हो जाता है स्केलर क्वांटिटी से, ठीक है। तो अब हुई बात मेरी, सबसे पहले एक और चीज याद रखिएगा, एक स्केलर ऑप्शन है, एक टेंसर है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है, बट वो हायर लेवल की स्टडीज़ है तो वो बाद में स्टडीज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको स्केलर ही बोलना है, वैसे तो आपके लेवल में स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अदरवाइज टेंसर भी है, तो टेंसर मैं लिख देता हूँ कि अगर स्केलर और टेंसर भी ऑप्शन है तो टेंसर ही मतलब मान लीजिए ये ऑप्शन है, बट स्केलर ही आपने अपनी क्लास में लगाना है। तो सिंपलेस्ट है, इसके बारे में भी डिटेल स्टडी नहीं करनी है आपने। तो मैं दोबारा आपसे एक बार बताता हूँ, ये मैंने एक आपको सिंपलेस्ट वो दिया है, क्या सिंपल एक जानकारी दी है, इसका बेसिक्स बताया है जो 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सिंपल बेसिक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम थ्रू एनी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, एंड द आई इज क्यू बाई टी, क्योंकि ऐसे यूनिट कूलम, टी टाइम की सेकंड, तो कूलम सेकंड इनवर्स, या फिर एम्पियर क्या होती है इसकी, ऐसे यूनिट होती है। अगर किसी इंस्टेंटेनियस पे आपको करंट निकालना है, किसी इंस्टेंट छोटे से टाइम इंटरवल पे, तो आई इंस्टेंटेनियस को डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल क्यू और स्मॉल टाइम मिल गया। अगर एवरेज निकालना चाहते हैं, तो अगर इस एरिया से कितना एवरेज करंट निकला, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज करंट, राइट। ये आपका हो गया आपका, हाँ, द करंट इज
current has a direction as well as magnitude, but still it is not a vector quantity, right? It does not follow vector law of addition. It adds simple like the scalar quantities, ठीक है? It does not depend on the angle. इस एंगल पे डिपेंड नहीं करता ये कि इसके पीछे एंगल है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रिजल्टेंट वाला ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, पढ़ा है ना 11th 12th में, वो भी फिजिक्स में ही पढ़ा है। तो इट सिंपली एक्ट्स लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, और टेंसर भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है? आप ले लीजिए इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर मैं करा रहा हूं इसके क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको कर देता हूं मैं रिमूव, ठीक है? ओके, इसको करते हैं रिमूव। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। ये मिटा देता हूं मैं सारा, है ना? अब क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा कैमरा मूव ऑन कर गया, हाँ। तो क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मान लीजिए लेट q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, राइट? मैंने q हमें गिवन है, फाइंड द I instantaneous at t is equals to 3 seconds, right? At t is equals to 3 seconds and I average between 0 to 5 seconds। बात समझे? मतलब हमारे पास Q की क्वांटिटी गिवन है, हमें I इंस्टेंटेनियस चाहिए एट टाइम 3 सेकेंड और I एवरेज चाहिए 0 to 5 सेकेंड्स के बीच में। इज इट क्लियर? यार लगाइए इस क्वेश्चन को एंड चेक करते हैं कि अभी जो मैंने कराया उसका आप कर पाएंगे या नहीं। करिए चेक यार, इसको चेक पॉज करके लगाइए, नहीं आ रहा तो मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करिए, हमें आई इंस्टेंटेनियस चाहिए ना, तो आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है dq बाई dt। इज इट क्लियर? तो आप चेक करिए dq बाई dt कितना है। अगर मैं इसको क्या करूँ, डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आने वाला है? 2 मतलब 4t आ गया, ये सीधा आता होगा डिफरेंशिएशन, प्लस 4। इज इट क्लियर? इट इज t स्क्वायर है, ठीक है? तो 4t प्लस 4। अब चेक करते हैं, ये डिफरेंशिएट आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना है? फाइंड द आई इंस्टेंटेनियस एट टाइम 3 सेकेंड्स। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो आई इंस्टेंटेनियस निकालो, फिर कितना आएगा? आई इंस्टेंटेनियस कितना आएगा? यहाँ पर वैल्यू लगा दो, 4 इंटू वैल्यू क्या है इसकी? 3 प्लस 4, 4 से 12 प्लस 4 16 एम्पियर। इज इट क्लियर? उस समय जो करंट फ्लो कर रहा होगा इंस्टेंटेनियसली, जब 3 सेकेंड्स हुए होंगे, तो उस वक्त जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है? 16 एम्पियर। ठीक है, बात क्लियर है आपको? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये निकालना है कि आई एवरेज निकालना है 0 to 5 सेकेंड्स में। तो आई एवरेज कैसे निकालें बताइए? आई एवरेज का भी फॉर्मूला आपके पास है। आई एवरेज क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। am I राइट? डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1 अपॉन इसको T2 माइनस T1। बात समझ में आ गई? Q2 का मतलब यहां पर वैल्यूज 2 पुट अप करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा? Q2 में क्या आएगा? यहां पर 2 और 2, यहां पर 2 सेकेंड्स, जब 2 सेकेंड्स हुआ T2 का मतलब Q2 का मतलब 2 सेकेंड्स, ठीक है? Q नॉट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हमें दे रखा है, सॉरी। Q2 कितना है हमें दे रखा है ना, ये टाइम तो दे रखा है। T2 माइनस T1, Q2 माइनस Q1 मतलब Q किस टाइम पे? 0 to 5 है ना, तो Q एट 5 सेकेंड माइनस Q एट कितना? 0 सेकेंड। बात समझे? अपॉन T2 कितना है? 5 माइनस 0 इज इक्वल टू। अब बताइए 5 सेकेंड्स पे Q कितना था? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? टाइम की वैल्यू 5 रख दूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी? तो आ जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 स्क्वायर 25 लिख दूँ सीधा, प्लस 4 इंटू टी, तो टी कितना है? 5, 5 4 जा 20 और प्लस में है 5, प्लस में है 5, फिर माइनस। अब क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, क्या बचा? केवल ओनली 5 बचा। होल अपॉन 5 माइनस 0 क्या होता है? 5 होता है। समझ में आया ये बात? ये बात बहुत सिंपल सी है। Q 5 सेकंड्स में कितना था? तो यहाँ पर वैल्यू 5 पुटअप कर दिया, टाइम 5 सेकंड दे रखा है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 टू 50, तो 50 हो गया, प्लस 30 इंटू 4 मतलब 5 इंटू 4 20, तो अब इसको ऐड कर दो, प्लस 5 है।
25 टू 50, 50 टू 70, 75 माइनस 5 बन गया 70 अपॉन 5। तो इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 14 एम्पियर आ गया इसका एवरेज। बात समझे कि मेरे पास एक कंडक्टर गिवन था, उसमें उसका Q की वैल्यू 2t² + 4t + 5 थी। I इंस्टेंटेनियस निकालना था इस इक्वेशन के लिए अगर t 3 सेकंड्स है, राइट, और I एवरेज निकालना था 0 to 5 सेकंड्स के इन बिटवीन में, ठीक है। अब I इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने फॉर्मूला किया dq/dt, dq/dt मतलब इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया 4t + 4, राइट, इसका तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू इंस्टेंटेनियस 3 है तो 3 सेकंड्स पुटअप कर दिया टाइम की जगह, तो कितना आ गया 4 3 = 12 + 4 16 एम्पियर, राइट। अब मुझे आई एवरेज निकालना था, डेल्टा Q/ΔT, Q2 - Q1 T2 - T1 होता है। Q2 का मतलब क्या, टाइम, ये Q2 - Q1 मतलब Q2 है 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में कितना Q था -0 सेकंड्स में कितना Q है, तो 5 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ आ गई, कि 0 पुटअप करेंगे तो ये वैल्यूज 5 ही रह गई, क्योंकि सब दोनों पार्ट 0 हो गया, होल अपॉन 5 - 0 T2 - T1। सॉल्व किया तो वी विल गेट 14 एम्पियर ऑफ करंट। इज इट क्लियर, बात समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिमूव करता हूं इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है ये, लेट I इज इक्वल टू 2t² + 6t + 2, मान लेता है ऐसे 2t² + 6t + 2, ये I है मेरे पास, ठीक है, I है मेरे पास। फाइंड Q, मुझे चाहिए फाइंड Q फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, बिटवीन 0 to 5 सेकेंड्स। लगाइए यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए इसको यार, खुद लगा के देखिए। मेरे पास I की वैल्यू गिवन है, मुझे Q निकालना है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया है जिससे करंट पास हो रहा है इतना, बिटवीन 0 to 5 सेकेंड्स में। कैसे निकालेंगे बताइए, लगाइए पॉज करके इस क्वेश्चन को भी एंड चेक क्या होता है, लगाइए क्या करना चाहिए बताइए, ठीक है, लगाइए बताइए। फाइंड Q फ्लोन थ्रू द, बताइए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको, चलो आप पॉज करके ट्राई करिए, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। I का फॉर्मूला क्या होता है, dq/dt, भी होता नहीं होता dq/dt। अब ये Q चाहिए मुझे, तो क्या मैं कर सकता हूँ dq = I dt, बात समझे, dq = I × dt। अब क्या करें, अब एक्चुअल में जो टाइम है 0 to 5 सेकेंड्स है, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं dq को, तो ये तो आ गया Q जो मुझे चाहिए निकालना है, स्मॉल सा dq Q नहीं हो जाता। अब यहां पर ये क्या है, ये I dt है। अब बताइए इसको क्या करूं, इसको भी इंटीग्रेट में लगा दो, I dt, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, देखो टाइम कितना है 0 to 5, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, समझिए मेरी बात। अब देखो dq का इंटीग्रेट किया तो मिल गया Q = यहाँ देखो 0 to 5, I की जगह वैल्यू पुटअप करो, क्या है 2t² + 6t एंड +2 × dt। एनी डाउट, इज इट सिंपल। क्या करेंगे अब इसको, Q = अब सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू आने वाली है, क्या होता है इंटीग्रेट t² का, 2 तो कांस्टेंट है ना, t² का t³ 3, तो 2t³ 3 प्लस इसका क्या होगा 6t² 2, याद है कि नहीं है, x की पावर n = x n + 1 अपॉन n + 1, वही फॉर्मूला है। और इसका क्या होगा, 2 कांस्टेंट तो 1 का इंटीग्रेट क्या होता है t, मतलब x होता है, समझ में आई। और यहाँ से हमारे पास है 0 to 5, ये इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। अब क्या करें, इसको पहले सॉल्व करते हैं, 2 3 = 6, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो Q = तो पहले 5 पुटअप कर दूँ यहाँ पर, 2 × 5³ कर देते हैं, होल अपॉन 3 प्लस कितना है 3 × 5², तो 25 कर दो सीधा, होल अपॉन कुछ नहीं है, होल अपॉन कुछ नहीं है, प्लस 2 × कितना है 5 है, ये तो आ गया माइनस। अब 0 पुटअप करते हैं, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तीनों पार्ट हो गए भाई 0। देख लो
अगर आप 0 पुटअप करेंगे तो तीनों पार्ट आपको मिलने वाले हैं 0। बात समझ गए। अब लगाते हैं वैल्यूज़। क्यू की वैल्यूज़ क्या आने वाली है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आगे काम करते हैं, इसके आगे मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या आई, क्यू की वैल्यू 5 का क्यू कितना होता है 125, 125 टू ज़ा 250, ठीक है। होल अपॉन कितना है 3, प्लस में कितना है 25 3 ज़ा 75 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इसको करते हैं सॉल्व। Q इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं एलसीएम, तो 250 प्लस यहाँ अपॉन 1 1 है, मान लीजिए ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 के 3 टाइम्स 75 इंटू 3 कितना होता है 75 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 21 22, 225 प्लस 1 3 ज़ा और ये आ गया 30, ठीक है। अभी Q की वैल्यू करिए सॉल्व। 250 प्लस 30 और 280, 280 प्लस 225 सॉल्व कर लेता हूँ। 280 प्लस 225, 5 8 2 10, 2 2 4 1 5, 405, 405 अपॉन 1। क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है, यस 3 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 5 4 9 सम इसका 9 आ रहा है ना, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 9 और 3 5 ज़ा 15, तो 135 कूलम जो है आपका क्या है, क्या है 135 कूलम्स है आपका जो चार्ज। बात समझे। लेट्स चेक, एक बारी चेक कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो कर लिया आपने, तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। अब करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहानी है एक, ठीक है। कहानी क्या, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एग्जाम में डेरिवेशन उसकी 90% तो आती है, 100 नहीं बोलूँगा 90% तो आती है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक क्लासिकल थ्योरी किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, गैस मॉडल। इसमें जो हमने मेन चीज़ पढ़नी है वो हमने पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैंने अभी बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले समझिए फिर डेरिवेशंस करेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ठीक है। वो क्यों कहते हैं वो बाद में आ जाएगा बीच में। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज़ पढ़ी है, याद करते आइए जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास ये कंडक्टर है, राइट, क्या है, कंडक्टर है हमारे पास, तो सबसे पहले इस कंडक्टर, आपको पता है कंडक्टर के पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कह सकते हैं हम लोग, इसके पास बहुत 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 सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सबसे पहली बात कि अगर आपने यहाँ एक्सटर्नल फील्ड कोई लगाई, मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगा दी, एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, ठीक है, फर्स्ट वाला टॉपिक आने वाला है। जैसे एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाई, आपको पता है इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ द व्हाट, अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड अगर इधर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर डायरेक्शन है तो इधर मूव करना, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते सीधा यहाँ आ जाएंगे, समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएंगे, एक्यूमुलेट हो गए। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये सारे यहाँ आ गए तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्ज रहा, पॉजिटिव मतलब इस साइड और नेगेटिव इस साइड, तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर। बात क्लियर है भाई। नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, एक्सटर्नल फील्ड आपने दी, तो टुवर्ड्स राइट, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन सारे एक्यूमुलेट हो गए इस जगह, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हुआ, चार्ज हुआ। बात समझे, चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब समझिएगा, जब ये चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव कर देता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अब इधर पहुँच गए। बात समझे। अब क्या हुआ, क्योंकि इसके पास तो हैं बहुत सारे अनगिनत इन्फिनिटी और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके पास,
एक कंडक्टर के पास, बात समझे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, ये चार्ज जैसे एक्यूमुलेट होगा, ये चार्ज नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, चार्ज एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये इंड्यूस्ड क्या बनाएगा, इंड्यूस्ड बनाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, विच इज इन दिस डायरेक्शन इधर। अभी क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल है, वो क्या करेगा, चार्ज एक्यूमुलेट, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से एक्सटर्नल दोगे उतनी ही, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो ये उतनी ही क्या करेगा, उतना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करके उतनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, ताकि ओवरऑल क्या हो, ई इनसाइड जीरो हो। समझ गए, मतलब अगर जितनी बाहर एक्सटर्नल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी ना, तो ये क्या करेगा, कंडक्टर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर बना लेगा, ताकि क्या हो, ताकि कैंसिल आउट करके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिले। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितनी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतनी ज़्यादा ये क्या करेगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। समझ गए, तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ही पढ़ा ही है, तो ई इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, क्यों जीरो हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनसाइड क्या हो गई, जीरो हो गई, बात समझे। अब क्या जब ये कंडक्टर ऐसे आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब अकेले पड़ा हुआ है, कोई इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं, आराम से अकेले पड़ा हुआ है, तो क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, ये कंडक्टर मान लो आइसोलेटेड है, ठीक है, ये कंडक्टर मान लो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये है आइसोलेटेड कंडक्टर। अब ये आराम से पड़ा हुआ है, कोई आपने बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं। क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो मूव कर रहे हैं अभी भी, आर द इलेक्ट्रॉन्स स्टिल मूविंग हियर व्हेन द कंडक्टर इज आइसोलेटेड, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई चीज़ नहीं लगाई इसके, ना बैटरी ने कुछ अप्लाई किया, नो, द चार्ज इज इन मोशन। क्यों मोशन में है, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज हमें पता है टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस तो रहता ही है, इससे ज़्यादा भी होता है। तो क्या करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये थर्मल वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, तो फिर इसमें करंट क्यों नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं, थर्मल एनर्जी इनको मिलती है, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं हियर एंड देयर, तो इनमें करंट फिर क्यों नहीं होता आइसोलेटेड कंडक्टर्स में, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है, सुनिए, सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी लेके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसने मूव किया u1 वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है, थर्मल एनर्जी मिली उसकी वजह से वेलोसिटी आई, तो मैं लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी, हीट, थर्मल एनर्जी का मतलब हीट की वजह से वो मूव कर रहे हैं, बात समझे, हीट की वजह से। अब अगर थर्मल एनर्जी उनको मिल गई, उन्होंने मूव करना इलेक्ट्रॉन्स ने शुरू कर दिया, ठीक है, फिर करंट क्यों नहीं है उसके अंदर, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने मूव किया यहाँ से यहाँ, ठीक है, u1 वेलोसिटी से, ये डायरेक्शन है इसकी। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, रैंडम हो रहा है, सब कुछ रैंडम हो रहा है, इसने इस तरह से u2 वेलोसिटी से मूव किया, बात समझे। तीसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो यहाँ पर है, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसने, मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूँ इसको, बहुत सारे रैंडमली, बहुत कहानी है ये, रैंडम सब कुछ हो रहा है, मतलब हियर एंड देयर, जहाँ मर्जी मूव कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज देयर आर हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, u3 वेलोसिटी से। चौथा इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, u4 वेलोसिटी से। पांचवा इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे मूव कर रहा है, u5 वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से। और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं u6 वेलोसिटी से। ऐसे देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, ठीक है। जब वो थर्मल एनर्जी से रेगुलर मोशन कर रहे हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक्चुअल में क्या आने वाली है, वो आने वाली है जीरो। क्यों जीरो आने वाली है, तभी तो करंट नहीं लगता ना,
वो जीरो इसलिए वजह से, देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो, लेट अस एज्यूम करते हैं, यहाँ एक नहीं है मिलियंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया, कुछ करंट डेवलप किया, छोटा सा करंट, ठीक है, u1 वेलोसिटी से, लेकिन उसके अपोजिट दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट आ गया, उसने भी सेम नियरली सेम वेलोसिटी से मूव किया, तो दोनों का जो करंट है वो कैंसिल आउट कर गया, डायरेक्शन की वजह से ये इफेक्ट कैंसिल आउट कर गया, ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो गया। सिमिलरली अगर ये नीचे आ रहा है तो कुछ करंट बना रहा है हल्का सा उसको, और ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो कुछ जो करंट बना रहे हैं वो आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कुछ नीचे के ऊपर, तो मतलब रैंडमली वहां पर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, अगर एक ऐसे दूसरा ऐसे ऐसे ऐसे, अगर एक ऐसे दूसरा ऐसे, एक ऐसे दूसरा तीसरा ऐसे, समझ गए, एक ऐसे चौथा ऐसे, इसका मतलब देयर इज अ रैंडम कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर, दे स्टार्ट्स टू मूविंग हियर एंड देयर विद डिफरेंट वेलोसिटीज, बट द ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, बिकॉज व्हाई, तो ओवरऑल वेलोसिटी जीरो इसलिए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग द स्टेडी स्मॉल करंट, राइट, बट दे आर कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट, क्योंकि एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, सॉरी यहां पर मिट गया, ठीक है, और एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, इसका मतलब करंट डेवलप अगर हो भी रहा है तो वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है उसका इफेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एवरेज आती है वेलोसिटी वो क्या आती है, जीरो आती है, समझ गए, ये बात क्लियर है आपको, सबसे पहली बात। अब अगर एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो है, इट मींस दैट कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो यू एवरेज इज इक्वल टू ये velocity of first electron, velocity of second electron, velocity of third electron, velocity of 4 and velocity of n electron, because there are n number of electrons, millions of electrons are there, they are moving here and there with the different speeds, ठीक है, whole upon, now whole upon that is n, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, and this comes out to be 0 and this comes out to be 0, so दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहां पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है, ओके, बात क्लियर है। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कर लिया आपने, तो इसको, हाँ, इसको रिमूव करता हूं फिर मैं, और थोड़ा सा टॉपिक, यहां पर जितनी भी थर्मल ये वेलोसिटी हुई है, आप याद रखिएगा कि वो वेलोसिटी लिख लो, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव यहाँ पर करता है वो अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता है। सोचो कितना रैंडम है, कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। अब एक और चीज़ कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एक इलेक्ट्रॉन की अगर कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी वो भी जीरो है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की भी जीरो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी जीरो है, ठीक है। और आइसोलेटेड कंडक्टर में याद रखिएगा ई नेट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है आइसोलेटेड कंडक्टर के, उसमें ई नेट मिलेगा जीरो, ठीक है। ई नेट जीरो होते हुए भी क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, हमने इसमें ये पढ़ा, तो ये थ्योरी कहती नहीं इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है रेगुलर। क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है, 10⁵ अराउंड मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो करंट क्यों नहीं आ रहा उसके अंदर, बिकॉज अगर मूव कर रहा है, रैंडम मोशंस हो रहे हैं, बहुत रैंडम ये सब चीज़ें हो रही हैं। रैंडम का मतलब जानते हैं, बहुत तेज़। अगर ये रैंडम मोशन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहा है इफेक्ट को, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, इसने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर करंट इसने कैंसिल कर दिया, बहुत करंट बन तो रहा है लेकिन वो कैंसिल होता जा रहा है, इसलिए फाइनल जो करंट आने वाला है वो भी जीरो मिलेगा इसको। नहीं तो किसी भी आप कंडक्टर को हाथ लगाएंगे तो करंट लग जाएगा आपको, अगर ऐसा ना हो, अगर एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो ना रहे, समझ गए। तो ये सारा टॉपिक है हमारा, मैं इसको चलो करता हूँ अब रिमूव, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, अब एक न्यू चीज़ करने वाले हैं। अब हम आइसोलेटेड नहीं रखने वाले, अब हम उसके साथ कुछ करेंगे। क्या करेंगे, अब मैं पोटेंशियल अप्लाई, सेकंड चैप्टर जो आपने पढ़ा है, अब उसका यूज़ होने वाला है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल अप्लाई, टू स्टार्ट ना। अब हम करते हैं सबसे पहले, ये तो टॉपिक खत्म हो गया पहला। अब इसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अब मैंने क्या बोला, आप पोटेंशियल अप्लाई करिए, ठीक है। अब आप करिए पोटेंशियल अप्लाई। तो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे कैसे, सबसे पहली बात, आप मानो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पोटेंशियल अप्लाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाई। सेकंड चैप्टर आ गया आपका यहाँ पर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, चेक करिए। मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इसके एड्स पे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो क्या होने वाला है, यहाँ पर मान लीजिए की लगा देते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी मैंने, तो यहाँ पर V जो है ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पर थे, राइट, दे आर हियर। अब क्या होने वाला है, अब जब इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पर हैं, जैसे ही क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये सारे एक्यूमुलेट होने के लिए यहाँ पर आ गए। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले की तरह, ठीक है। अब क्या है, ये आइसोलेटेड नहीं रहा, अब आपने इसको पोटेंशियल अप्लाई करा दिया है। पोटेंशियल जैसे अप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन सब एक्यूमुलेट होने के लिए आए तो, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसे देखा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ बह गए वो सारे, समझ गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट नहीं हुए, एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो गया स्टॉप, ठीक है। चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया स्टॉप, तो मैं लिख रहा हूँ चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया स्टॉप, रुक गया। फिर क्या हुआ, इस बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन्स को चलाना, तो ये अब क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगी ना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो आए केवल क्या करने, केवल यहाँ पर एक्यूमुलेट होने के लिए, लेकिन यहाँ से फिसल गए, सीधा पॉजिटिव की तरफ चले गए। इसका मतलब चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला यह है, क्या इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बन रही थी, क्या अभी वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर वैसी बना पा रहा है जैसी पहले बना रहा था, बिल्कुल नहीं। अब जो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो रहे नहीं, वो तो क्या कर रही है, ये पॉजिटिव इधर, ये नेगेटिव इधर, तो चार्ज ने अब चलना दौड़ना शुरू कर दिया इस सर्किट के अंदर। इसका मतलब अब जो ई इंड्यूस्ड है ना, ई इंड्यूस्ड जो पहले ये बना रहा था, अभी वो नियरली क्या है, नियरली जो ई इंड्यूस्ड है वो नियरली क्या है, 0 के इक्वल आ गई, समझ गए। अब तो एक्सटर्नल फील्ड भारी पड़ गई और इंड्यूस्ड वाला नियरली 0 के इक्वल आ गई। तो क्या अब ई नेट जो है इनसाइड द कंडक्टर, ई नेट अब इनसाइड द कंडक्टर क्या रहेगा, 0, नॉट, नाउ इट इज नॉट 0। अब इसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया तो हमारे इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फर्क पड़ गया, वो नियरली 0 के इक्वल आ गई, बिकॉज चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया, एक्यूमुलेशन नहीं रहा, एक्यूमुलेशन बिकम स्टॉप एंड द चार्ज स्टार्ट्स रनिंग अवे। बैटरी क्या करती है, चार्ज को दौड़ाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगी, बट वो चार्ज सप्लाई नहीं करती, समझ गए। बैटरी का काम है चार्ज को मूव कराना, सप्लाई करना नहीं। तो वो चार्ज को ट्रैक कर रही है, नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव इधर आ रहे हैं, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया, मतलब करंट स्टार्ट हो गया। लेकिन ई नेट इनसाइड इस बारी 0 है, 0 नहीं है, क्यों, बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई की वो भारी पड़ गई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी नहीं। चार्ज एक्यूमुलेशन होने तो चाहे, लेकिन वो चार्ज बह गए जाके, समझ गए। इतनी कहानी क्लियर हुई। जब ई नेट इनसाइड 0 हो गया तो अब क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब ये अब क्या लिखे, अब सबसे पहले मान लो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ना, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे 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 एक्यूमुलेट करने के लिए आया, लेकिन उसको बहना पड़ा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट आएंगे, ये मैंने पहले बताया मैंने। तो अगर जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहे हैं तो क्या होने वाला है, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, QE। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है QE, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है विच इज कॉल्ड QE। अब समझिएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो E तो इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे तो नेगेटिव लगा दूं यहाँ पर। क्यों नेगेटिव लगाया मैंने, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वजह से नहीं लगाया, ये नेगेटिव लगाया बिकॉज इसकी जो मूवमेंट है अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड है, इसलिए मैंने F इजिकल्स टू माइनस ई इंटू ई। बात में फोर्स है चार्ज इंटू ई, और चार्ज है हमारा माइनस, नॉट माइनस ई,
ई चार्ज लेंगे, लेकिन ये माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, ठीक है। अब फोर्स निकल गया, तो आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, होता नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो क्या यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड हो रहे हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, क्या आएगा, एफ अपॉन एम। बात क्लियर है, देखो एक्सेलरेशन एफ अपॉन एम, लगाओ वैल्यू जरा। तो क्या वैल्यू है एफ की, एफ की वैल्यू है माइनस ई इंटू ई अपॉन में क्या है एम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई है एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का है, उसकी वैल्यू आई है ए इज इक्वल टू क्या, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। बट क्या एक्चुअल में अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये बात तो आपको क्लियर है। तो सबसे पहली बात ये समझना है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, तो क्या हमें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज मैंने यहां बताया था कि चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो यहां तो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो क्या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना चाहिए, नहीं। एक्चुअल में ये फील हो रहा है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, बट एक्चुअल में वो चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है। ऐसे कैसे, बात समझे, इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए सबसे पहले। अब मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिटाना पड़ेगा आई थिंक थोड़ा। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाता हूँ मैं। लिख लिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन का। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो फिर कैसे कहा कि भाई वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेटेड एक्चुअल में नहीं हो रही, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं पहले यहाँ पर। एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इन द कंडक्टर, ठीक है। वो क्या करने वाले हैं, जिस पार्टिकल से निकलेंगे, जैसे मान लो यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से निकला, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उस जगह पे एक, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो इस जगह पे जो स्पेस बचेगा इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर जो मूव कर रहे हैं। तो जहाँ मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो ये कर्नल हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कर्नल हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कर्नल हो गया, बस समझे। तो देयर आर बहुत सारे कर्नल्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, राइट। अब सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, अब चेक करिए, कंडक्टर ऐसे था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है किस जगह, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की बात बताता हूँ, ये एक्सटर्नल हमने फील्ड लगा दी, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, कर्नल, निकलने के बाद कर्नल बन गया वहाँ। अब कर्नल से अब ये इलेक्ट्रॉन रेगुलर मूव करेगा, रेगुलर मोशन में मूव करेगा। जैसे ये मूवमेंट करेगा तो ये बार बार, इसकी वेलोसिटी तो बहुत है, वेलोसिटी मैंने भी बताया था 10⁵ मीटर पर सेकंड के अराउंड है, ये इसकी वेलोसिटी है। बट क्या होने वाला है, जैसे ये इस वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या करेगा, ये बार बार जैसे अपनी स्पीड एक्वायर्ड करेगा, राइट, तो ये क्या करेगा, कर्नल से टकराएगा, ठीक है। जैसे ही कर्नल से टकराएगा, इसकी स्पीड अगेन जीरो हो जाएगी, बात समझे, इसकी स्पीड अगेन जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा से वो स्पीड एक्वायर्ड करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, और यहाँ पर एक कर्नल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पर जाके इसने कोलिजन कर दिया। कोलिजन करने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, अगेन जीरो हो गई। जीरो होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने स्पीड एक्वायर्ड की, फिर ये यहाँ से यहाँ निकला, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ, और यहाँ पर फिर कर्नल। तो यहाँ पर फिर कर्नल, इसका मतलब फिर इसकी स्पीड यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पर बहुत कर्नल्स हैं। तो
इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की, कर्नल की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है बार बार। एक्चुअल में वो दौड़ना तो चाह रहा है लेकिन वो उस स्पीड से दौड़ नहीं पा रहा, ठीक है, स्पीड से दौड़ता है लेकिन उस स्पीड से वो चल नहीं पा रहा। क्यों? बिकॉज वो बार बार कर्नल से टकरा जाता है और उसकी स्पीड अगेन जीरो हो जाती है, फिर वो दोबारा उठता है, फिर वो दौड़ता है, फिर टकरा जाता है, फिर स्पीड उसकी जीरो। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये केस क्या है, आप ऐसा समझिए कि मान लो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कर्नल, ठीक है, यहाँ से टकरा के ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर, यहाँ फिर कर्नल, फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड जीरो, यहाँ से टकरा के फिर यहाँ पर कर्नल, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फिर जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बता रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से मान लो ये कर्नल, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगेन जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होने वाला है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फील्ड ऐसे तो लगी है, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में स्टार्टिंग पोजीशन में ये है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये वाली, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेगा, मान लो ऐसे आएगा तो यहाँ पर कर्नल, फिर ऐसे टकरा जाएगा, तो यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन है, तो शुरू में इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो केवल कितना ये मूव किया, ये केवल डी डिस्टेंस मूव किया, शुरू में डिस्टेंस यहाँ थी, अभी डिस्टेंस इतनी ट्रैवल की। इसका मतलब बहुत सारे कॉलिजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बहुत कम मूवमेंट हो रही है, समझ गए। इसका मतलब वो बह रहा है, केवल ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बात समझे। तो सबसे पहली बात इस कहने का मोटिव ये है यहाँ पर कि भाई देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कर्नल है बहुत सारे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वो चीज़ कर्नल बन गई, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट ये कर्नल से बार बार क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है, जैसे डिक्रीज होती है फिर दोबारा से स्पीड को एक्वायर्ड करता है, फिर दूसरा कर्नल से टकरा जाता है। ऐसा करके सक्सेसिव कोलिजन्स के बाद वो थोड़ा हल्का सा मूव करता है। मान लो उस पोजीशन स्टार्टिंग में ये थी तो इतने कोलिजन करने के बाद वो इतना सा मूव किया, इतना सा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव किया, ठीक है। तो एक्चुअल में उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, ये स्पीड अराउंड रह जाती है उसकी कितनी, ये स्पीड अराउंड रह जाती है इसकी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। केवल एक इलेक्ट्रॉन की कहानी नहीं है, यहाँ पर क्या है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का बताया कि क्या केवल एक इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से करता है मूव, नहीं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। केवल एक इलेक्ट्रॉन की कहानी, वो इतना सा मूव किया, ऐसे दूसरा भी ऐसे ही, तीसरा भी ऐसे ही, सबकी वेलोसिटी को अगर मैं मिक्स करके देखूं तो एक वेलोसिटी निकलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि केवल कितनी है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अराउंड है, समझ गए। एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की। वो ऐसे तो मोशन कर रहा है, इस में मोशन कर रहा है, बिकॉज ये बार बार टकरा रहा है किसी कर्नल से, फिर स्पीड जीरो हो जाती है, फिर नीचे आता है, टकराता है, तो मूव तो कर रहा है। बट एक्सटर्नल फील्ड की अगर मैं उससे देखूं तो वो थोड़ा सा मूव कर पा रहा है बहुत ज़्यादा टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है इसमें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें सीखनी है आपको। सबसे पहले एक तो ये टाउ, जिसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम between two successive collisions, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ इससे टकराया, इसके टकराने के बाद इसको इस कर्नल से टकराने में, पहला ये कर्नल है, ये दूसरा कर्नल है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसको अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा दूसरे कॉलिजन में, उसको बोलते हैं टाउ। दिस मीन्स दैट रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्स करने का टाइम है इलेक्ट्रॉन का, इतनी देर वो कोई कोलिजन नहीं करेगा, मतलब इस कोलिजन के बाद अगला कोलिजन उसका इतने टाइम के बाद होगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम है रिलैक्स करने का, ठीक है। अब जितनी डिस्टेंस के बाद कोलिजन होगा वो कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो उस डिस्टेंस को आप कहेंगे लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज अ डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मीन पाथ। लैम्डा इज अ मीन पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। जैसे यहाँ से समझ में ना आए तो यहाँ से समझ लो, सीधी सी बात। मान लो ये कर्नल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से इस कर्नल से टकराया, मान लो वो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, दूसरा कर्नल मान लीजिए वो यहाँ पर है, बात समझे, दूसरा कर्नल है यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा सीधा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली इसके बीच में क्या है, उसको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है, उस टाइम को बोलेंगे टाउ। और इन दोनों के बीच की एक डिस्टेंस भी कुछ होगी फिक्स्ड, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, लैम्डा। एक्चुअल में टाउ और लैम्डा हर किसी लिए अलग अलग हो सकता है,
हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका टाउ 1 कम हो, ज़्यादा हो, इसका टाउ 1 कम हो, ठीक है। टाउ 1 मतलब ये टाउ 1, ये टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिलैक्सेशन टाइम, बहुत सारे मिलियंस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम हो सकते हैं, तो वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लैम्डा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ये भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि कर्नल्स कितनी कितनी डिस्टेंस पे हैं, बात समझे। तो ये इस टॉपिक को अगर आपको क्लियर हुआ हो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ये आपने उतार लिया। अब करते हैं, देखो अब इतना टॉपिक समझने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब जो मैं कराने वाला हूँ डेरिवेशन, वो इजीली समझ में आ जाएगी आपको, अभी मुश्किल नहीं लगने वाली बिल्कुल भी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन बहुत आसान लगेगी अब आपको ये। तो अब करते हैं डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, या एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से मूव करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे कॉलिजन्स के बाद, कर्नल्स के बाद कर्नल से कॉलिजन करने के बाद उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कर्नल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहले कर्नल्स, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे टकराता रहता है, स्पीड उसकी बहुत कम हो जाती है, पर बहता है बस एक वेलोसिटी के साथ, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि होती है अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, है ना। अब सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मानो कि मेरे पास ये है, ये ठीक है, यहाँ पर क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई की, सेम चीज़, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ गए ना आप, पहले से एक्सप्रेशन लिख लो, वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। ये एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, समझ गए। ये एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का खेल देखते हैं। पहले सबसे पहले मान लो ये कर्नल है मेरे पास, ठीक है, ये समझना पड़ेगा, ये कर्नल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये आया, इसे टकरा गया, ठीक है, इसे टकरा गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जब वो टकराने के बाद उसकी जो स्पीड थी वो u1 थी, लेकिन यहाँ से एक और कर्नल था, यहाँ जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो क्या हुआ, उसका रिलैक्सेशन टाइम उसको टाउ 1 लग गया, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा 1 है मान लो, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है। बात दोबारा समझो इस बात को, कि इलेक्ट्रॉन आया, उसकी जो स्पीड है उस समय u1 है, टकराने के बाद फिर वो उसकी स्पीड एक्वायर की, कम हो गई, फिर बढ़ा, तो टाउ 1 तो उसका क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम, और लैम्डा 1 हो गई डिस्टेंस पहले कॉलिजन, सक्सेसिव कॉलिजन के लिए, और a हो गया उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी देखो, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अब ये अनदर इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये, और यहाँ पर ये, अभी ये आया, इसकी u2 है, क्या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल हो गई v2, समझ गए। इसके भी इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ 2, ठीक है, और इसके जो बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन है, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा 2। ये कहानी समझ में आ गई होगी। ऐसे तीसरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये तीसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ से मान लो ये है, ये, तो यहाँ पर क्या हुआ, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मैं नंबर ऐसे दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी कितनी है, u3 है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v3 है, इसके बीच का रिलैक्सेशन टाइम समझ गए होंगे, टाउ 3 और लैम्डा 3 इसके बीच की डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेंगे, सबको अब क्या करना है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब वो निकालनी है, हमने डेरिवेशन। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, सिंपल फॉर्मूला 9th क्लास वाला, v इज टू u प्लस ए टी, v इज टू u प्लस ए टी। अगर फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब देखो, v तो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि u1 इस केस में, u2 इस केस में, u3 इस केस में, और a जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, और टाइम क्या है, एक्स माइनस ई अपॉन एम होता है, वो तो ठीक है, वो तो सेम आएगा सबका। और टाइम बताओ, टाइम इस केस में क्या है, टाउ 1, वहाँ टाउ 2, यहाँ टाउ 3, ऐसे करके है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला v इज टू u प्लस a और टाउ एवरेज। अब देखो, जैसे v इसका u प्लस ए टी फॉर्मूला है ना, तो देखो सबसे पहले वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले की वेलोसिटी
है ना। पहले वाले की वेलोसिटी देखो मैंने क्या बताया, u1 है तो ये v1 है, बताया था ना, ये v1 है, ये v2 v3। अब देखो ये तो हो गया जी v1 इज इक्वल्स टू ये हो गया, इसकी नीचे वेलोसिटी कितनी है u1 प्लस एक्सेलरेशन सबका बराबर है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ई इंटू ई अपॉन एम होता है। तो देख लो ई भी इक्वल सबका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर और मास भी उसका, कुछ चेंज तो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन सबका इक्वल है। अब क्या चीज़ है टी के जगह मैं क्या लगाऊँ, यहाँ पर टी लिखा हुआ है ना टाइम, विद सिंपल 9th क्लास वाला है। टाइम यहाँ पर क्या है पहले के लिए टाउ1 है, तो टाइम लगा दूँ टाउ1, ये होगी पहली एक्सप्रेशन। अगर मैं v2 निकालूँ सिमिलर, उसकी इनिशियल स्पीड है u2, समझ गए, प्लस एक्सेलरेशन तो सेम है इंटू टाउ2। अगर मैं v3 बोलूँ तो u3 प्लस a टाउ3, बात समझ में क्लियर आ गई होगी तीसरे वाले के लिए। अगर मैं एक और काम करूँ vn के लिए बोल दूँ तो कोई दिक्कत, बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे बोला ना मैंने, तो un करना पड़ेगा प्लस a टाउ n करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ गए मेरी बात, इसको लिखने का मोटिव मेरा ये था। तो एक्चुअल में इसको मैंने a टाइम की जगह टाउ करना, मतलब टाइम तो कर सकते हो वह टाउ समझ लेना कि यहाँ पर ये एक्चुअल में टाउ है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसलिए टी लिखा था कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टाइम के लिए वो। अब देखो अगर मुझे एवरेज निकालना हो, मुझे वी एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो वी एवरेज, तो वी एवरेज मैं कैसे निकालूंगा। वी एवरेज मैं एक तरीके से निकाल सकता हूँ, कैसे, वी एवरेज को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, वी एवरेज को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। सबको ऐड कर दूँ तो क्या वी एवरेज आ जाएगा, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ठीक है, ये ए टी है तो टाउ कर दो इसको, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू क्या आएगा vn। ये बात तो क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब निकालते हैं इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, v1 का फॉर्मूला है u1 प्लस a टाउ1, ठीक है, इसका आ गया u2 प्लस a टाउ2, बात क्लियर है, ठीक है, और प्लस u3 प्लस a टाउ3। तो एवरेज आपको पता है ना, जैसे सबका सम करने के बाद वो टोटल जैसे मेन निकालते थे, तो इसके जितने वो है अपॉन में n भी करना, n तो आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए μ4, तो μ4 नहीं लगाता, डायरेक्टली क्या चलते हैं μn प्लस a टाउ n, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब होल अपॉन में क्या करते हैं, होल अपॉन में आ गया n, बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब यहाँ से मैं अगर बोर्ड दिख रहा हो, साफ दिखना चाहिए बोर्ड, तो क्या करें, देखो μ1 μ2 μ3 μ4 एक जगह कर दूँ सबको, 1 u2 u3 u4 अप टू un, ये तो हो गया जी एक जगह, अपॉन में n कर दूँ, समझ गए, अपॉन में क्या कर दिया n कर दिया, प्लस यहाँ क्या करूँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉमन ले लूँ, चेक करो एक्सेलरेशन कॉमन, देखो टाउ1 बचेगा प्लस टाउ2, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 अप टू क्या हो गया टाउ n, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ गया n। ये बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन क्लियर समझ में आ रही है। अभी जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको कहाँ कराऊँ, अभी जगह नहीं है तो एक काम करो, मिटा रहा हूँ यहाँ से ऊपर से एक्सप्रेशन ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा आंसर, जो बात की बात है ये भी मिटा देते हैं, और ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। अब देखो ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो उसको यहाँ बना देते हैं, E1 वाले को जो मैंने बनाया था ना, ये वो ये है और ये है, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है तो u1 और ये v1, वो यहाँ बना दिया मैंने। अब देखो, अब यहाँ से जो आंसर आने वाला है vd इज इक्वल टू क्या आएगा, u1 u2 u3, आपको पता है एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपको पहले पढ़ा हुआ है पीछे, याद है, याद करो, ये 0 है, ये वाला पार्ट हमने मैंने बताया अभी पहले कि ये वाला पार्ट क्या है, 0 है, समझ गए, ये वाला पार्ट आ जाएगा 0, क्यों मैंने पीछे बताया। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 है इनिशियली की, प्लस एक्सेलरेशन। अब यहाँ क्या करें, टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ n, तो एक काम करते हैं, एक्चुअल में क्या ये टाउ एवरेज नहीं है, अगर इसको देखा जाए तो एवरेज तो है, ये भी एवरेज था, ये यू एवरेज था, या इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट 0 लिखा है तो इसको भी लिख सकते हो यू एवरेज, क्योंकि मैंने यू एवरेज से समझाया था ना वहाँ पर, यू एवरेज प्लस ये आ गया ए टाउ एवरेज आ गया, ठीक है, टाउ एवरेज। अब क्या है, यू एवरेज जो है वो आपको पता है 0 है, समझाया पूरा टॉपिक आपको अभी, ठीक है। अब ए टाउ एवरेज क्या है, ए है एक्सेलरेशन,
तो इसको लिखते हैं ए, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ टाउ एवरेज। अब करते हैं, 0 को हटा देते हैं, ए की जगह क्या वैल्यू मैं लगाऊं? ए आपको पता है माइनस ई अभी बताया था अपॉन एम इनटू टाउ एवरेज आ गया, समझ गए। और ये क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, बात समझे। तो ये चीज़ हमारी क्या आ गई? ये चीज़ हमारी क्या आ गई? डेरिवेशन हो गई। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछो। तो ये चीज़ हमारी हो गई डिराइव। दोबारा एक बार समझ लो कि बहुत सारे यहाँ पर क्या थे हमारे पास, ये एक्सटर्नल फील्ड थी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन दो तरह की वो कर रहे हैं वाइब्रेशन, एक तो वाइब्रेशन कर रहे हैं बहुत तेज, एक तो बहुत तेज वाइब्रेशन कर रहे हैं, दूसरा थोड़ा सा इधर खिसक रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन कर रहा है, कर्नल से टकरा रहा है, स्पीड कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कर्नल से टकरा रहा है, कम हो रही है, फिर थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ये भी तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, ऐसे नए नए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टकरा रहे हैं ऊपर नीचे, कर्नल से स्पीड कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर हल्का सा खिसकते हैं क्योंकि अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड खिसकना पड़ेगा उनको। तो वो एक बहते हैं, खिसकते मतलब स्पीड से बह रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, जिस वेलोसिटी से वो सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। ऐसे मैंने 3-4 एग्जांपल लिए कि मानो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v1 हो गई, ठीक है। अभी इसके बीच में जो पहला रिलैक्सेशन जो टाइम है वो टाउ 1 ले लिया था, और ये लैम्डा 1 ले लिया जो डिस्टेंस बिटवीन द कर्नल्स है, समझ गए। मतलब ये पाथ डिस्टेंस हो गई और ये टाइम इंटरवल हो गया बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। अब देखो सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन में ऐसे, तीसरे में ऐसा, ठीक है। अगर मुझे वी एवरेज निकालना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा, v1 v2 v3 vn अपॉन n, जितने हो नंबर उतने n डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, u1 + a टाउ 1 u2 + a टाउ 2 ऐसे करके यहाँ से u1 u2 u3 un अपॉन n अलग कर लिया। तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है वो 0 होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। प्लस ए ले लिया कॉमन, और ये टाउ एवरेज आ गया, तो टाउ एवरेज ले लिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, 2 मिनट पहले निकाला था हमने, शुरू में निकाला था ना अभी, माइनस ई अपॉन क्या था, एम था, क्या यही फॉर्मूला था वो जब मैंने ये निकाला था, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, तो वी डी इज टू ए की वैल्यू वहाँ से आ गई इंटू टाउ एवरेज, आंसर आ गया। बात समझे हो? क्लियर है बात? अब देखो क्या है, अब कहानी ये है कि मान लो अब मैं ये चीज़, एक काम करना, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मिटा रहा हूँ, इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, बस ये चीज़ हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज ये आपको समझ में आ गया ना, ये पार्ट कर देते हैं रिमूव। अब देखो क्या है, अब मान लो एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है ये वाला, ठीक है। ये कंडक्टर है, यहाँ पर इसकी लेंथ है l, क्या है, लेंथ है l, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दी यहाँ पर, ठीक है, वो वोल्टेज v वोल्ट मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक चीज़ समझो पहले कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में नहीं, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल की फॉर्म में मैं कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालूँ, ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v = -e/dx, पढ़ा है, पोटेंशियल वाले में कराया था मैंने सेकंड चैप्टर में। तो डेल्टा v आपने पढ़ा होगा e∆x, समझ गए, e∆x। अब यहाँ देखो मुझे किन दो के बीच का पोटेंशियल चाहिए, मुझे इस दो के बीच का पोटेंशियल चाहिए ना, यहाँ का ये वाला, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, तो उसके बीच का डेल्टा x तो l ही है ना। तो डेल्टा v एक्चुअल में तो v है, अगर देखो तो वोल्टेज उसको मैंने v दी हुई है, e कितना, e इंटू मैं डेल्टा x जो लेंथ है उसको मैं l ले लूँ, e इंटू एल हो गया। तो अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो वो क्या आने वाली है, v/l आएगी। बात समझे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेरिवेशन जो है अब इंपॉर्टेंट बनने वाली है, अब ये डेरिवेशन बनेगी आपकी इंपॉर्टेंट। तो u + a टाउ, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये तो वही है, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ये तो इसका काम तो हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। अब हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी -e अपॉन m, और क्या आई थी, टाउ एवरेज, यही आई थी। एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं v/l रखता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ क्योंकि मैंने इसको v/l मुझे हमने पढ़ा हुआ है, तो vd सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जिसने नहीं वो वीडियो देख लेना, -e और इसकी जगह v, e की जगह v/l, तो -e/v/ml इंटू क्या हो गया, टाउ एवरेज आ गया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये डेरिवेशन और ये डेरिवेशन, ये दोनों आप अच्छे तरीके कर लीजिए। सबसे पहले इसको आप लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो एक बारी स्क्रीनशॉट। तो रिमूव करता हूँ मैं इसको, ठीक है, आपने उतार लिया होगा।
तो अब करते हैं रिमूव। ओके, रिमूव करते हैं अभी। तो रिमूव करते हैं ये वाला, ठीक है। अब एक काम करिए, अब एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब रिलेशन करते हैं बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, पहले मिटा दूं इसको, टॉपिक नया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारा न्यू टॉपिक आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको करते हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वीडी, ये तो आप समझ ही गए। अब देखो एक बारी, एक सबसे पहले इसको करने से पहले हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, है ना। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वी डी इज इक्वल टू, पढ़ा था आपने, वी डी इज इक्वल टू क्या, इसकी रिलेशन हमने पढ़ी थी ए इंटू टाउ एवरेज, या टाउ बोल दो। फिर हमने वी डी इज इक्वल टू, अगर चेक करो तो मैंने इसको जब चेंज किया माइनस ई अपॉन एम टाउ हो गया, तो ये सब चीज़ें पढ़ रही हैं। फिर हमने क्या किया, वी डी इज इक्वल टू ई को भी बदल दिया भाई, वी हैव चेंज ई का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, क्या निकाला था ई का फॉर्मूला, माइनस ई, इसकी जगह वी अपॉन एल निकाला था ना, ये नया फॉर्मूला हमारा आ गया। अभी एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ होगा, एक मिनट रुकिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में रिलेशन है ना, तो आई इज इक्वल टू वीना, वी डी ई एन ए, वीना, ये आप याद रख लेना, वीना नाम, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आई के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है, एक रिलेशन है, बात समझ गए। अब सबसे पहली बात शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ से, इससे बनाता हूँ ये थोड़ा। अब मान लीजिए सबसे पास मेरे पास क्या है, मेरे पास एक, ये चीज़ समझ लीजिएगा, मेरे पास एक है ये क्लोज सरफेस सिलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं दो पार्ट काट रहा हूँ, एक तो ये है, मतलब दो पार्ट है, यहाँ मुझे यहाँ का चाहिए। यहाँ पर क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है, वो मैंने इधर अप्लाई कर दी, नहीं अपोजिट करते हैं, इधर कर दी। अब समझिएगा, यहाँ पर मिलियन, मैंने बोला बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ पर 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 है, यहाँ पर, बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड इधर अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू कर दिया, है ना। मतलब इसको बोल देता हूँ एल और इसको बोल देता हूँ एल डैश। छोटा सा टाइम इंटरवल है डी टी, इसी के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आए, उसी टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, छोटा सा टाइम इंटरवल लेट कर लिया डी टी, मतलब ये है टाइम इंटरवल, समझ गए, टाइम इंटरवल है। अब देखो डी टी टाइम इंटरवल में क्या हुआ, जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, छोटे से टाइम में हमने देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके इस एरिया के अंदर गए, इसी एरिया के अंदर जिसका एरिया ए है, इस वाले पार्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घुस गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। जैसे मैंने मतलब फील्ड लगाई, मैंने टाइम डी टी नोट कर लिया, और मैं पता कर रहा हूँ कितने टाइम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे फील्ड लगी, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू, एकदम बहुत तेज़ थोड़ा सा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया इस एल को, वो चले गए जी अंदर चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, वो यहाँ आके जब पहुँचा, क्रॉस नहीं किया, मान लो जो क्रॉस कर गया उसको नहीं अपने गिनना, जो क्रॉस नहीं किया ये मानना है। यहाँ पर जैसे पहुँचा तो डी टी जैसे कंप्लीट, हमने इस प्रोसेस को मान लो रोक दिया। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए उसकी डेंसिटी पता करनी है, उसकी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस केवल एरिया की, इस एरिया में डी टाइम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गए, इलेक्ट्रॉन्स का आना शुरू, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भर गए, ठीक है, डी इंटरवल में, उसी की बात कर रहा हूँ मैं केवल। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुँच गया, तो लास्ट वाला ये वाला यहाँ पहुँच गया, समझ लो, ये सारे मतलब अंदर चले गए इसके, ये आइडिया लगा लो। अब यहाँ पर जो नंबर एन की बात जो कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर एन एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए बोला जाता है, एन कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत समझना, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, n एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको ये भी बोलते हैं ना, समझ गए ये बात। अब dt टाइम में इसकी लेंथ है l, इसकी लेंथ है जी l, समझ गए। dt इंटरवल में, dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन ने l को कवर किया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर थ्रू या क्रॉसेस l इन टाइम इंटरवल dt। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर या क्रॉसेस एल बोल दूं, एल समझ में आ जाएगा, क्रॉसेस एल, ठीक है, इन टाइम dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए, समझ गए। dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन एल को क्रॉस कर गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन, समझ गए, इतने कर गए जितने इस एरिया के अंदर आ गए, भाई उतने तो कर गए ना भाई। dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस कर गए, उतने ही कर गए होंगे ना, जो यहाँ पहुंचे और यहाँ पर खत्म कर दिया, dt खत्म हो गया, तो जितने इसके अंदर भर गए इलेक्ट्रॉन वही तो पहुंचे, समझ गए। इसका मतलब मैं बोल दूं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेडेड रीजन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेडेड रीजन, ठीक है, या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेडेड रीजन। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या डेंसिटी बोल दो या फिर ऑल इलेक्ट्रॉन्स विच एंटर्स इनटू द शेडेड रीजन, ऑल लिख देंगे, डेंसिटी चलो ना भी लिखे, ऑल लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन जो कि शेडेड रीजन में एंटर करके वो सारे क्रॉस कर गए होंगे इसको, ठीक है। पहली बात, शेडेड रीजन कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा जो बना है। अब सबसे पहली बात, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन द शेडेड रीजन, इन टाइम इंटरवल डी क्यू, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस एल इन टाइम इंटरवल डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस एल लिख दो तो कोई बात नहीं, क्रॉसेस एल इन टाइम इंटरवल क्या है, dt में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए, चार्ज क्या है उनके ऊपर। इसका मतलब उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बात समझे नहीं समझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सा n है, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा कहानी इसकी क्या है। ये तो भाई हुआ डी क्यू, क्यों डी क्यू, कोई चार्ज तो डी क्यू होता है ना, डी क्यू होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कहानी यहाँ से शुरू होगी, ध्यान देना यार, यहाँ और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये। अब मैं यहाँ समझाता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूँ, देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूँ तो भाई क्या आने वाला है बताओ, n इंटू वी आने वाला है या नहीं आने वाला। बात क्लियर है, दिख रहा है ये n इंटू वी। तो इसको थोड़ा ये भी साथ में है, यहाँ पर थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ ना ऐसे, n इंटू वी आएगा। अब देखिएगा वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम आपने कभी पढ़ा है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। भाई ये तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो n इंटू एरिया इंटू लेंथ कर सकता हूँ मैं। बात समझ रहे हो, अब समझिएगा। n तो n है, एरिया a है, लेंथ एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है मैंने अभी बताया था, सारे इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ये इलेक्ट्रॉन सारे जैसे फील्ड लगाइए मूव करना शुरू, ऐसे ऐसे करके फिर थोड़ा आगे, ऐसे ऐसे करके आगे। इसका मतलब क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस का एल तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इसको क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
तो डिस्टेंस अगर इसकी एल है, कहाँ लिखूँ मैं उसको, अलग से लिख दूँ थोड़ा। अगर डिस्टेंस इसकी एल है तो स्पीड कितनी है भाई, स्पीड ऐसे लिख देता हूँ, याद ना भूल ना जाओ, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस उसकी एल है, स्पीड उसकी वी डी है, और टाइम मैंने कहा छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, डी टी की, इंटू डी टी कर दूँ। बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब एल की जगह मैं वहाँ से लिख सकता हूँ वी डी इंटू क्या, डी टी। उसको जरा उतारते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह ये पूरी कहानी लिख रहा हूँ, एन ए क्या, वी डी और डी टी, और कौन है वो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डी टी से पहले लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डी टी से पहले लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन और ये डी टी। अब मेरी बात समझना यहाँ से, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। डी क्यू डी टी नीचे ला सकता हूँ मैं क्या, तो मैं ला रहा हूँ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वीना। याद करो वीना, वीना किसी लड़की का नाम हो सकता है ना, वीना। तो वीना, वी को आगे लिख दो, ई को पीछे लिख दो, इलेक्ट्रॉन को ई हटा दो, ये एन को यहाँ लिख दो और ए यहाँ लिख दो, और डी क्यू बाई डी टी। और आप जानते हो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, बताया शुरू में चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ करंट। इसका मतलब आई इज इक्वल टू वीना। ये बात आपको क्लियर हुई? ये बात क्लियर है? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। एक काम करिए, एक रिलेशन और लिखिए, एक रिलेशन और लिखिए, ठीक है। तो वो रिलेशन एक काम करते हैं, यहाँ लिखवा दूँ या नेक्स्ट से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ तो हमारी आ गई है ना। अब आई इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू वी है ना, वी डी को पहले रिप्लेस करते हैं, किससे, वी डी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ भी लिखे हुए हैं वैसे फॉर्मूले, बट मैं आपको बता दूँ वी डी को रिप्लेस हम करते हैं पहले इससे, फिर वी अपॉन एम एल लगा देंगे, या डायरेक्ट वो लगा दो, डायरेक्ट लगा दो, चाहे वी डी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो क्या लगाऊंगा, माइनस ई वी अपॉन एम एल, समझ गए, इंटू टाउ, बात समझ गए, ये तो फॉर्मूला लग गया, इंटू ई एन ए, तो लगा दो जी ई एन ए। अब ये कहानी समझो यहाँ से क्या है, क्या निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आई इज इक्वल टू, देखो वी, देखो एन ई स्क्वायर माइनस एन ई स्क्वायर, देखो लिख सकता हूँ एन और ई स्क्वायर इंटू वी इंटू ए इंटू टाउ अपॉन एम एल। क्या ये हो सकता है, समझ गए। यहाँ से मैं v की पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल, ये याद रखना, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है भाई, ये पोटेंशियल है। v अपॉन एल बताया था ना, e का फॉर्मूला क्या बताया था, v अपॉन एल, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला पहले भी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ये v है ना, अपॉन अगर 1 है मान लो, अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी बताओ, पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एम एल ऊपर, ठीक है, और केवल v बचा इधर, v इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम एल अपॉन, एम एल यहाँ चला गया, ऐसा सब नीचे आ जाएगा v के अलावा, एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ, और देखो i बच गया, इस i को लिख देते हैं ऐसे ऐसे, ये i, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, ध्यान रखो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, या टाउ ए लिख दो इसको, इंटू आई। तो हमारा आज का टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स होता है फिनिश। हमने आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने आज इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन आई के साथ पढ़ी, फिर हम लोगों ने और डेरिवेशंस की, जैसे कि आप जानते हैं कि जो टाउ और रिलैक्सेशन टाइम, ये सब चीज़ें नई आपने आज पढ़ी होंगी। अब आज हमारा लेक्चर होता है ओवर, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय।